हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं आपको जो ये ईवीएस का मॉक टेस्ट करवाने वाला हूँ ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस मॉक टेस्ट के अंदर मैंने सीटेट के लिए वो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। फुल एनर्जी के साथ लगिएगा, अपना स्कोर भी चेक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। मैच करना है आपको। इधर आपके इंसेक्ट दिए गए हैं या बर्ड दिए गए हैं, आपके एनिमल्स, और इधर उनकी विशेषताएं दी गई हैं। अब देखिए उल्लू के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री ऑलमोस्ट घुमा लेता है, करीब 360 डिग्री घुमा लेता है, 360। और अगर हम बात करें दोस्तों, एक और क्वेश्चन सीटेट के अंदर ट्रेंड होता है कि झटके से अपनी गर्दन को कौन सा पक्षी मोड़ता है, घुमाता है, तो वो आपकी मैना हो जाएगी। लेकिन यहाँ बात उल्लू की है, तो उल्लू के बारे में दूसरा फैक्ट जो है वो ये है कि उल्लू की आंखें हम लोगों की भांति यानी मानवों की भांति सामने की ओर होती हैं। तो यहाँ देखिए आपका तीसरा दिया गया है, यानी पहला जाएगा आपका ए थर्ड के साथ जाएगा। रेशम कीट की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये दोस्तों इसकी विशेषता होती है कि अपनी मादा को उसकी गंध से यानी उसकी स्मेल से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। ये रेशम के कीट की विशेषता होती है, तो बी जाएगा फोर्थ के साथ। बाज की अगर बात करें तो चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो हम लोगों की अपेक्षा 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, तो ये सी का आपका पहला जाएगा। स्लॉथ, डी आता है स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में फैक्ट ये है, एनसीईआरटी में आपका दिया गया है कि स्लॉथ बहुत आलसी होता है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है, यानी इसके पास एक ही काम है, सोने का। तो डी का जाएगा सेकंड के साथ। अब देखिए आपका पहला, यहाँ देख लीजिए, पहला आपका थर्ड किस में है, इसमें तो है नहीं। ए का थर्ड इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ आपको थर्ड वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का पहला आपका फर्स्ट, डी का सेकंड, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। इस तरीके से एग्जाम में भी कीजिएगा, पूरे ऑप्शन नहीं देखने, आपको सिर्फ मैच कर लेना है और तुरंत आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन जो आज के इस मॉक टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सीटेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। और अब बताइए, उड़ने में सहायता करते हैं, इसके साथ साथ और क्या होता है। विभिन्न प्रकार को भोजन के खाने में, विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, तो भोजन खाने में पंखों का तो कोई रोल है नहीं, तो ये आपका स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। उन्हें गर्म रखने में, यानी पक्षियों को गर्म रखने में ये रोल है आपका पंखों का। विभिन्न तरीकों से चलने में दोस्तों पंखों का कोई रोल नहीं है। उन्हें जल रोधक रखने में, ये भी आपकी बात सही है। जल रोधक मतलब आपने देखा होगा कि पक्षियों के ऊपर पानी पड़ जाता है तो वो झटक के पानी को बाहर कर देते हैं अपने पंखों पर जो पानी पड़ता है। तो डी जो है आपका सही हो जाएगा। बी और डी बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन के साथ आपका सही आंसर जाएगा। अगला जो आपका है क्वेश्चन, वलसाड शहर हैदराबाद शहर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित होगा। अब हैदराबाद शहर तो तेलंगाना राज्य के में पड़ता है, लेकिन वलसाड कहाँ पड़ता है, तो ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी में आपको पूरी करवा रहा हूँ, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक एक वीडियो एनसीईआरटी बुक का दे दूंगा। तो वलसाड दोस्तों आपका गुजरात के अंदर है, ठीक है, गुजरात के अंदर वलसाड को देखना है। अब यहाँ अगर बात करें तो मैं आपको मैप से करवा दूंगा, समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका मैप। अगर हम हैदराबाद के सापेक्ष देखें, हैदराबाद के सापेक्ष वलसाड को देखें, तो यहाँ कहीं है आपका, ये गुजरात है और ये आपका तेलंगाना है। यहाँ आप देखिए, अगर बेसिक डायरेक्शन तो हम सबको पता है कि ऊपर आपका नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर साउथ और इधर वेस्ट होता है। तो ये आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। भाई ऊपर तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में पश्चिम दिशा में भी चल रहे हैं, तो आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। आपका उत्तर पश्चिम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैप को 1 नंबर में पूछा जाना है, मैप को तैयार कर लीजिए। मैप जहां आप रहते हैं, जिस रूम में स्टडी करते हैं, वहां मैप ले लीजिए, पेस्ट कर लीजिए और उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। RTE 2009 में कौन सा प्रावधान नहीं है, कहता है 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा, ये तो बात करता है आपका RTE 2009 जो है, यानी राइट टू एजुकेशन, ये 6 से 14 वर्ष तक के बालकों और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है।
अध्यापक विद्यार्थी का अनुपात कह रहा है 120, यानी एक अध्यापक 20 छात्रों पर। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। यहाँ दोस्तों आपका 130 होना चाहिए। एक अध्यापक जो होगा वो 30 छात्रों के लिए होगा। ये आपका प्राइमरी स्तर तक है। अगर बात करें उच्च प्राथमिक स्तर की, तो क्या अपर प्राइमरी लेवल की, तो वहाँ ये आपका रेशियो 135 हो जाता है, यानी 35 बच्चों पर एक अध्यापक। तो ये तो आपकी बात करता है। ये आपका बी आपका जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही है। अगला, निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं उनको 25% आरक्षण की बात करता, बिल्कुल सही है। विद्यालय पूर्व शिक्षा बल पर, यह भी आपका सही है, क्योंकि आपकी विद्यालय जाने से पहले बच्चों को क्या है, आंगनबाड़ी सिस्टम शुरू किया गया है, आंगनबाड़ी के माध्यम से शिक्षा देना। तो आपके ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, ये वाला प्रावधान नहीं है। अगला दोस्तों क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन पक्षी से रिलेटेड है। इसका मैंने वीडियो भी आपको दे दिया है, आप देख सकते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। तो मैं आपको 5वां क्वेश्चन करवा दूं। 5वां है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अंडे कौन देती है पक्षी, और उसके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है आपका? ये पक्षी क्या वीवर बर्ड है, क्या कौवा है, क्या कलचिड़ी है या कोयल है? तो ये आपका इंडियन रॉबिन यानी कलचिड़ी हो जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीवर एक ऐसा पक्षी है जिसका मेल जो वीवर होता है वो कई सारे घोंसले बनाता है सुंदर सुंदर, और फीमेल वीवर जब जाती है तो उन सारे घोंसलों को देखती है, जो सबसे अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। ये वीवर बर्ड हो गया। कौवा ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और अपने घोंसले में आपके लोहे के तार का इस्तेमाल भी करता है। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। ये आपका कोयल के बारे में फैक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का असेसमेंट यानी आकलन किया जाना चाहिए वह है। पाठ के अंत में असेसमेंट करना चाहिए, पाठ के शुरुआत में करना चाहिए, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हो तब करना चाहिए, या शिक्षण अधिगम के दौरान करना चाहिए। तो आकलन आपका जो बेस्ट होगा, अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को क्लास के अंदर ईवीएस, तो उस टीचिंग लर्निंग जो आपका टाइम चल रहा है उसी के दौरान आपका जो असेसमेंट किया जाता है वो अच्छा असेसमेंट होता है कि बच्चों ने क्या सीखा। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से उस बारे में डिस्कस करें पढ़ाते समय। तो शिक्षण अधिगम के दौरान ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका क्या है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करेगी। यानी आप ईवीएस के टीचर हैं और आप कौन सी थीम आश्रय पढ़ा रहे हैं यानी शेल्टर। आप बताइए ये कौन सी इसमें ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चित्र एकत्र करने को कहना, विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना यानी फोटो लगाना या दिखाना, विभिन्न निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना, देश के विभिन्न घरों एवं पावर पॉइंट की प्रस्तुति दिखाना। यहाँ दोस्तों आपका कौन कौन से ऑप्शन 4 दिए गए हैं। बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ होगा ये आपको देखना है। तो बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव यहाँ पे चित्र एकत्र कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो शॉप पे जाएगा वहाँ से ले आएगा। यहाँ एक्टिव नहीं रहेगा, यहाँ भी एक्टिव नहीं रहेगा। एक्टिव कहाँ रहेगा, वो आपका निर्माण स्थल पर जाने के उपरांत तो उसको फील्ड ट्रिप पर जब जाएगा वहाँ से जो उसके एक्सपीरियंस होंगे उन एक्सपीरियंस को अगर साझा करेगा तो यहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, यहाँ से ज़्यादा सीखेगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी आपका पावर पॉइंट नहीं दिखाना है, अच्छा हो सकता है लेकिन यहाँ पे सी सबसे ज़्यादा सही रहेगा, बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी कपड़े पर दूध को डाला जाता है तो मलाई उस पर ही रह जाती है। अब बताइए सेपरेशन की ये प्रोसेस क्या बोली जाती है। अवसादन बोली जाती, निक्षेपण, चालन या निस्यंदन। तो आपकी ये प्रक्रिया जो है वो आपकी निस्यंदन बोली जाती है। यहाँ दोस्तों क्या है, दूध को जब आप कपड़े पर डालते हैं तो जो उसका पानी होता है वो नीचे चला जाता है और जो मेन चीज़ बचती है वो आपकी कपड़े पे रह जाती है। तो इस प्रक्रिया को निस्यंदन बोला जाता है। अवसादन ऐसी प्रक्रिया है जो अशुद्धियों को तली में, जैसे आपने कोई चीज़ जिसमें अशुद्धियां हैं उसको पानी में डाला एक बर्तन में लेके, और वो अशुद्धियां मान लीजिए बालू मिक्स है, गेहूं आपने धुलने के लिए डाला उसमें बालू है, तो आप जब डालेंगे पानी में तो कुछ समय बाद वो बालू नीचे बैठ जाएगी और आप गेहूं ऊपर कर लेंगे
तो ये प्रक्रिया आपकी अवसादन बोली जाती है। फिलहाल इसमें आपका निस्यंदन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है वो है, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई और उन राज्यों के कलाकारी को संग्रह किया, यानी वहाँ की कलाकारी को कलेक्ट कर लिया। अब बताइए हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार चुनिए। पंजाब गई, तो पंजाब में दोस्तों आपका ए ऑप्शन की बात करें तो पट्टचित्र आपका है, ये गलत हो जाएगा, पंजाब से रिलेटेड नहीं है। फुलकारी है, तो यहाँ बात करते हैं बिहार, बिहार की कलमकारी नहीं है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी की बात करें तो पंजाब की कलमकारी नहीं है। यहाँ अगर डी में बात करें तो पंजाब की क्या हो जाएगी, फुलकारी, बिहार की मधुबनी और आपका महाराष्ट्र की वर्ली, तो डी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग में आपके प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाए जाते हैं, वो चित्र आपके जानवरों के, मछलियों के, मानवों के, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो आज के इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, अब तक आपने कितने क्वेश्चन किए हैं ये स्कोर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे सहयोगात्मक भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? परिवार से बिल्कुल सीखा जा सकता है, खेल और परिवार बिल्कुल इससे भी सीखा जा सकता है, परिवार, समाज और खेल, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इस ऑप्शन के अंदर। सबसे इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन ये है सी वाला, क्योंकि सी के अंदर परिवार भी मिल रहा है, समाज भी मिल रहा है और खेल भी मिल रहा है, तो सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और प्रतियोगिताएं आपको कंपटीशन बिल्कुल नहीं कराना है, तो डी आपका ए, बी और डी रॉन्ग हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। अगले मॉक टेस्ट में फिर से मिलेंगे, तैयारी करते रहिए अच्छे मार्क्स गेन करने की। जय हिंद, वंदे मातरम।